जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट हिंदी में हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार हमारी हिंदी अस्तित्व में आई है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी। एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि हिंदी शब्द था वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, लेकिन वो कैसे, इसका हम क्रम पढ़ेंगे आज। यानी हिंदी की उत्पत्ति का जो विकास क्रम है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानने के लिए मैं आपको पिछली क्लासों को पिछली क्लासों के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, जैसे कि क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है आज तक। तो सबसे पहले हमने हिंदी शब्द का इतिहास पढ़ा। उसके बाद इतिहास में क्या था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द था फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि हिंदी किस लिपि के अंतर्गत आती है, तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का भी विकास क्रम हमने कंप्लीट किया था, जैसे कि ब्राह्मी, गुप्त नागरी, उसके बाद देवनागरी लिपि आई थी। फिर हमारी क्लास थी जैसे कि भाषा के बारे में, भाषा क्या है, तो मैंने भाषा के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। परिभाषा भी उसकी दी आपके लिए, बहुत एक लॉन्ग भी और एक उसकी शॉर्ट भी थी। तो भाषा वह माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने विचारों या अपने मनोभावों को आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर हमने इन कंप्लीट हिंदी की जो लिखित इकाइयाँ थी उनके बारे में मैंने बताया। जैसे सबसे पहली इकाई जो ध्वनि होती है, जैसे हम जो बोलते हैं वह ध्वनि, उसका लिखित रूप क्या होता है, वर्ण या अक्षर। उसके बाद हम शब्दांश पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे शब्दांश का जो एक और नाम है उसे जाना जाता है, जैसे कि उपसर्ग या आदि शब्दों को हम शब्दांश भी कहा जाता है। शब्दांशों के बाद शब्द बनते हैं फ्रेंड्स, और शब्द और शब्दांश दोनों से मिलकर के पद बनते हैं। पद के बाद उपवाक्य होता है। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का ही अधूरा रूप है। इसमें कुछ शब्दों का अभाव होता है, जैसे कमल का फूल सुंदर, तो जरूरत थी यहाँ पर के है शब्द और जुड़ जाता तो यह पूर्ण वाक्य बन जाता, लेकिन यह शब्द का यहाँ अभाव होने की वजह से यह उपवाक्य नाम दे दिया। उसके बाद वाक्य, तो ये कंप्लीट होता है अपने आप में। जैसे कमल का फूल सुंदर है, इसमें है शब्द जोड़ दिया गया है, तो ये कंप्लीट वाक्य हो गया। वाक्य की मैंने आपको परिभाषा अभी तो नहीं, लेकिन आने वाली क्लासों में एक एक से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो वाक्य कहलाता है फ्रेंड्स। क्या, शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो यानी मीनिंगफुल हो, वह क्या, वाक्य कहलाता है। उसके बाद अनुच्छेद, फिर सारांश, उसके बाद बनता है अपना पूरा अध्याय या एक पाठ। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। और एक और बात थी, जैसे हिंदी के जो दो मुख्य रूप थे, लिखित और अलिखित, और उसमें मैंने आपको बताया कि लिखित में हम बोलते हैं वह भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, और लिखते हैं वह तो लिखित भाषा के अंतर्गत आता ही है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ वह क्या है, अपना ध्वनि, तो ध्वनि भी एक लिखित भाषा का रूप है, जबकि अलिखित का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ संकेत देना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति, और हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो किस तरीके से हुई है, और उसका विकास क्रम हम जानेंगे। तो आप बने रहिए क्लास के एंड तक। आज देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति। तो फ्रेंड्स, पहले हम इतना समझ लेते हैं, यानी हिंदी भाषा, हिंदी भाषा सबसे पहले हमें याद रखना है कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। दिमाग में ये पॉइंट याद रखना, हिंदी किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो आपको सिलेक्ट करना है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद हम हिंदी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी यानी कि फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह किस भाषा से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है।
किससे हुई है फ्रेंड्स? संस्कृत से। हिंदी की जननी संस्कृत है, यानी हिंदी की जननी भी संस्कृत को कहा जाता है क्योंकि उससे उत्पत्ति हुई है। अब फिर उसके बाद हमने समझा जैसे कि हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम, किस किस प्रकार से हिंदी मतलब संस्कृत में जैसे परिवर्तन हुए, फिर उसके बाद धीरे 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 हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले जो संस्कृत भाषा है वह दो भागों में बट गए थे, यानी संस्कृत के सबसे पहले दो भाग हुए थे। एक भाग था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। सॉरी फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृत में यानी कि वैदिक संस्कृत से वेदों की, पुराणों की और ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। वेद पुराण ब्राह्मण जो है ना, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वैदिक संस्कृत से। क्योंकि वैदिक संस्कृत हमें पढ़ने में बहुत ही कठिन है। हम वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो प्योर संस्कृत है, हम पे नहीं पढ़ा जाता। उसका दूसरा पाठ था वह था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में यानी कि लौकिक संस्कृत से रामायण तथा महाभारत की उत्पत्ति हुई थी। तो हम समझ सकते हैं कि रामायण और महाभारत तो सर हम अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं तो समझ में भी आ जाता है। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि शायद हमारी जो हिंदी भाषा है वो कहीं ना कहीं लौकिक संस्कृत का ही रूप होगा, उसी का ही यानी बदलाव यानी कि बदला हुआ रूप है। तो ये बिल्कुल आपने सही समझाया मित्र। कैसे? क्योंकि वैदिक संस्कृत को हम पढ़ नहीं सकते, तो हम इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानें कि वैदिक संस्कृत एक संस्कृत का भाग है। जो मुख्य भाग दो थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में यानी कि वेदों और पुराणों की उत्पत्ति हुई थी, जबकि लौकिक संस्कृत से रामायण तथा महाभारत की उत्पत्ति हुई है। और रामायण और महाभारत को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अब हमारा जो आगे आने की जो चेंजेस हुई थी, बदलाव हुए हैं, वो लौकिक संस्कृत की हुए थे। उसी से आगे चल करके हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो वही हम परिवर्तन देखेंगे कि किस प्रकार लौकिक संस्कृत का जो परिवर्तन हुआ था और आगे चल के हमारी हिंदी भाषा जो प्रचलन में है उसकी उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो संस्कृत है वो दो भागों में बटा हुआ था। वो काल था, तो वो समय आपको याद रखना है। वह समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में। ये चर्चाएं कब हुई थी मित्र? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अंतर्गत यह यानी कि संस्कृत के दो पार्ट हुए थे, वैदिक और लौकिक। अब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत का जो किस प्रकार से विकास यानी कि किस प्रकार से उसमें बदलाव हुए थे, और जो हमारी हिंदी है उसकी उत्पत्ति का विकास क्रम यानी कैसे कैसे हमारी हिंदी आज प्रचलन में है। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं लौकिक संस्कृत के बदलाव। ठीक है, तो आप बने रहिए फ्रेंड्स, देखते हैं लौकिक संस्कृत के बदलाव किस प्रकार बदलाव हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लौकिक संस्कृत है उसका क्या हुआ था, जैसे कि उसका मतलब उसमें बदलाव चेंजेस हुए थे, यानी कि चेंजिंग जैसे कि बदलाव हुए। तो लौकिक संस्कृत था वो उसका सरल रूप था, फिर लौकिक संस्कृत से सरल रूप बनकर के हमारा यानी कि पाली क्या हुआ था, उसका नाम रखा पाली। और पाली का सरल रूप था प्राकृत। क्या फ्रेंड? प्राकृत। और प्राकृत का सरल रूप फिर अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश का सरल रूप आया था वो अवहट्ट था। अवहट्ट से पुरानी हिंदी की उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स, और पुरानी हिंदी से मध्यकालीन हिंदी। क्या? मध्यकालीन हिंदी। और मध्यकालीन हिंदी से आगे चल करके आधुनिक हिंदी, यानी कि जो हमारी हिंदी की जो उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी वो अपभ्रंश से होना शुरू हो गई। अवहट्ट है वह हिंदी का ही बिगड़ा रूप अवहट्ट है। तो आप कह सकते हो कि वैदिक संस्कृत तो हमारा बहुत कठिन की वजह से यहाँ के यहाँ हम क्या है इसको मतलब जैसे कि इतना ही समझते हैं बस। वैदिक संस्कृत था वो संस्कृत का एक पाठ है, उसमें वेदों और पुराणों की रचना की गई है। उसके बाद लौकिक संस्कृत था, उसी में आगे चल के बदलाव हुए थे। लौकिक संस्कृत का सरल रूप पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश का सरल रूप अवहट्ट, उसके बाद पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी,
पुरानी हिंदी और मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक हिंदी, ये उनके समय काल है। लौकिक संस्कृत का जो समय काल था फ्रेंड्स, वह यानी कि मैंने आपको जो बताया है, जो दो भागों में डिवाइड हुआ था संस्कृत, तो वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर लौकिक संस्कृत का सरल रूप आया था पाली। पाली से क्या हुआ था, जैसे कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, यानी पहले समय की यूनिट ईसा पूर्व में रहती थी। फिर उसके बाद ईस्वी में, यानी कि पाली है, पाली संस्कृत था, जैसे कि उसका जो समय काल था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। पाली का सरल रूप प्राकृत, प्राकृतिक उत्पत्ति, उसका समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, यानी कि पहले ईसा पूर्व में समय क्या होता, यानी कि जैसे टाइम अपना अब बढ़ता है, लेकिन पहले समय का यूनिट कम होती चली जाती और समय बढ़ता, यानी कि यूनिट में कमी आती, ठीक है, जब वो ईसा पूर्व में रहता। लेकिन ईस्वी में यूनिटें दोबारा से बढ़ने लगी, यानी प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी समय काल। उसके बाद अपभ्रंश आया प्राकृत का सरल रूप, तो उसका जैसे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। उसके बाद अवहट्ट, अवहट्ट का 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी समय था। उसके बाद फिर पुरानी हिंदी आई थी, उसका 1200 से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी का समय था। और उसके बाद जो आधुनिक हिंदी है, मॉडर्न हिंदी, तो उसका समय काल है 1700 ईस्वी से लेकर के आज तक चल रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमारी जो संस्कृत हिंदी की उत्पत्ति हुई है, वो हिंदी की उत्पत्ति का ये विकास क्रम है। सबसे पहले यानी कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत को ही हिंदी की जननी कहा जाता है। और संस्कृत दो पार्टों में डिवाइड हुआ था, जैसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हम सिर्फ और सिर्फ इतना जान के छोड़ देते हैं, यानी कि वैदिक संस्कृत में वेदों और पुराणों की रचना हुई थी वैदिक संस्कृत से। उसका दूसरा पार्ट था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की उत्पत्ति हुई है, वो हम आसानी से पढ़ते हैं। तो लौकिक संस्कृत का ही बदलाव होता चला गया उसमें, जैसे कि लौकिक संस्कृत से फाली, फाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी से आधुनिक हिंदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये उत्पत्ति का विकास क्रम यानी कि ये सिलसिला जारी रहा था। तो अब हम इतना समझ ही गए हैं, तो अब उस पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या? कुछ क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वह क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप इस मैप के साथ अपने नोट्स में इस मैप को एज इट इज उतार लीजिए, टीप लीजिए, ताकि आपके माइंड में ये मैप सेट हो जाए। यही है एक कंसेप्ट। क्या है? कंसेप्ट। तो कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट से ही समझना हमारे लिए अधिक समय तक लाभदायक या लाभकारी होता है। जैसे कि यह क्या है? कंसेप्ट है फ्रेंड्स। क्या है? कंसेप्ट। ठीक है, आप रट लोगे, रट करके भूल जाओगे, लेकिन कंसेप्ट अगर एक बार पकड़ में आ गया तो उसे आप भूल नहीं सकते। आपको ये मैथ तुरंत याद आएगा और तुरंत आप बता सकते हो। तो अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सी जो संस्कृत थी, क्या रूप था इसका, क्या समय था और क्या समय नहीं था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि पाली का समय। जो पाली यानी कि लौकिक का जो सरल रूप है पाली, उसका समय काल क्या था। मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पाली भाषा का समय है क्या? पाली भाषा का, फ्रेंड्स यहाँ पर भाषा शब्द मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हो। पाली भी एक भाषा है फ्रेंड्स, लौकिक भाषा थी। लौकिक संस्कृत शब्द पहले पाली भाषा में ही बदला था। क्या था? पाली भाषा में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पाली भाषा का समय है, तो पाली भाषा का समय जैसे ऑप्शन नंबर 1, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर वो मैप याद कर लिया हो, मैंने कंसेप्ट आपके लिए एक एक करके बताया था इसी बोर्ड पर, तो सबसे पहले आपको याद आ गया होगा कि जो लौकिक संस्कृत था वो पार्ट, यानी कि संस्कृत के 2 पार्ट हुए थे, तो वो समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद लौकिक संस्कृत था, उसका चेंज यानी कि उसमें जो बदला हुआ रूप था वह था पाली भाषा। तो पाली भाषा का क्या हुआ था, यानी कि जो 500 ईसा पूर्व है उससे लेकर के 1 ईस्वी तक का जो समय था वह था पाली भाषा का समय। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। पाली भाषा का सरल रूप है, यानी पाली भाषा का सरल रूप, पाली भाषा का जो बदला हुआ रूप यानी टूटा हुआ रूप कौन सा है? तो आपको पता है ये क्रम मैंने आपको बताया, लौकिक, लौकिक से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, आधुनिक, मध्यकालीन और आधुनिक। तो पाली भाषा से जो क्रम है पाली, प्राकृत, तो पाली भाषा का जो टूटा हुआ बदला हुआ रूप है वो क्या है? प्राकृत। क्या है फ्रेंड्स? प्राकृत। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अपभ्रंश भाषा का समय है, अपभ्रंश भाषा का समय है। तो आपको मैंने बताया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो पाली का क्या था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, फिर ईस्वी से क्या है? समय, यानी समय बढ़ता है जैसे यूनिट भी बढ़ने लगी थी। तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी यानी कि प्राकृत हो गया, प्राकृत से अपभ्रंश आया। तो अपभ्रंश का जो समय काल था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उसमें दिया है हिंदी की जननी है, हिंदी की जननी है संस्कृत, प्राकृत। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से हुई है, तो हिंदी की जननी भी क्या है? संस्कृत। यहाँ भी लिखा है हिंदी की जननी संस्कृत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी, हिंदी की पूर्वावस्था। क्या है? हिंदी की पूर्वावस्था। फ्रेंड्स यहाँ पर अभाव है, एक की जोड़ना है आपको, हिंदी की पूर्वावस्था। तो हिंदी की पूर्वावस्था यानी पूर्व यानी पहले की जो अवस्था थी, यानी हिंदी किस भाषा से, हिंदी का जो रूप प्रचलन में आया, हिंदी उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा? तो संस्कृत भाषा थी, लेकिन उसका रूप क्या था यानी टूट करके? तो वह था अपभ्रंश। मैंने आपके लिए एक सिरे, जैसे कि सिरे से याद कराने की कोशिश करी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर उसके बाद अवहट्ट और फिर हिंदी आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सही है आपका सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगर सी नहीं होता, अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जैसे अपभ्रंश नहीं होता तो उसके बाद आप प्राकृत लिखते, क्योंकि संस्कृत भाषा तो इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि संस्कृत से तो यानी कि उत्पत्ति इसकी हुई है, लेकिन उसके पार्ट क्या है, क्रम क्या है, विकास क्रम। तो इसीलिए क्रम के बाद यानी कि आगे से हम यानी कि एंड तक चलते हैं, शुरू से एंड तक, और फिर अगर शुरू से एंड तक चल रहे हैं और एंड में अगर ऑप्शंस नहीं दिए तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी की पूर्व अवस्था क्या है? अपभ्रंश भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृत भाषा का सरल रूप है, प्राकृत भाषा का सरल रूप है सिर स्थापना लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो प्राकृत के बाद क्या आया? अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दिया है अपभ्रंश का सरल रूप है, अपभ्रंश का सरल रूप है पाली, प्राकृत, हिंदी या अवहट्ट। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना क्या है? तो फ्रेंड्स पाली है, पाली तो क्या है? लौकिक का सरल रूप है, लौकिक संस्कृत का, और फिर लौकिक से यानी कि पाली भाषा, पाली भाषा का जो बदला हुआ रूप था वो प्राकृत था, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश के बाद डायरेक्टली हिंदी या अवहट्ट हमें देखने के लिए मिला था। तो इसका सही रूप हो, सही ऑप्शन होगा तो वह है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी या अवहट्ट। क्या है? हिंदी या अवहट्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी अपने नोट्स में अच्छे से टीप लेने यानी कि लिख लेने हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूं, यानी कि पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से क्या था? 1 ईस्वी। उसके बाद पाली का सरल रूप प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। उसके बाद देखा हमने क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की जननी संस्कृत है, हिंदी की पूर्वावस्था अपभ्रंश, प्राकृत भाषा का सरल रूप अपभ्रंश, अपभ्रंश का सरल रूप हिंदी या अवहट्ट। ओके, तो इनको आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख सकते हैं, 1 बाय 1 है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इनको रटना नहीं है, कंसेप्ट से याद करना है। इससे पहले जो मैंने आपको महफ बनाया था कंसेप्ट का, उसको बस एक बार अपने दिमाग में उतार लीजिए, ये तो आपकी चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चन। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखा रहा हूँ, जैसे कि पाली जैसे कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आया था, तो इसमें क्या क्या हुआ था, किसकी भाषा है ये,
यानी पाली किसकी भाषा है, प्राकृत किसकी भाषा है, अपभ्रंश किसकी भाषा है, तो उन पर मैं कुछ आपके लिए पॉइंट्स लेकर के आ रहा हूं, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे और इनको मैंने स्टार बना करके इसलिए लिखा है स्टार में क्योंकि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मतलब एग्जाम मतलब डाल देता है। जैसे कि पाली भाषा यानी कि उसका समय तो आपको याद होगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था, लेकिन जो पाली भाषा है ना वो संस्कृत का सरल रूप है, पहला पॉइंट। सेकंड है कि पाली भाषा यानी कि यह बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है। तो जब जब आपको क्वेश्चन उठेगा जैसे कि पाली भाषा किस धर्म से संबंध रखती है, तो बौद्ध धर्म से। पाली भाषा किस शब्द की प्रमुख भाषा है, ऑप्शन होगा आपका बौद्ध धर्म का। उसके बाद पाली भाषा यानी कि इसमें त्रिपिटक की रचना हुई, इसमें त्रिपिटक यानी कि पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना हुई थी। और त्रिपिटक का मतलब होता है 3 ग्रंथों की रचना। क्या हुआ, त्रि यानी 3, पिटक यानी ग्रंथों, तो 3 ग्रंथों की रचना। नंबर 1 ग्रंथ है सुत्त पिटक। क्या है, सुत्त पिटक। नंबर 2 पर है ग्रंथ विनय पिटक। क्या है, विनय पिटक। नंबर 3 पर है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके, तो ये 3 पिटक यानी त्रिपिटक की रचना यानी 3 ग्रंथों की रचना हुई थी। किस भाषा के अंतर्गत 3 यानी त्रिपिटक की रचना, आपके लिए क्वेश्चन आएगा किस भाषा के अंतर्गत त्रिपिटक की रचना हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पाली भाषा के अंतर्गत। ओके, तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है। अब हमने देखा जैसे कि पॉइंट नंबर 2 जैसे प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का आपको पहले यानी कि समय काल याद रखना है, तो वो क्या है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला था। और उसकी यानी कि प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है, क्वेश्चन कैसे उठेगा, यानी कि प्राकृत भाषा किस धर्म से संबंध रखती है। तो जैसे पाली भाषा यानी कि बौद्ध धर्म से संबंध रख रही थी, इसी प्रकार प्राकृत भाषा है वह जैन धर्म की एक प्रमुख भाषा है। क्वेश्चन उठेगा प्राकृत किस भाषा यानी सॉरी प्राकृत भाषा है वो किस धर्म की प्रमुख भाषा है, तो आपको ऑप्शन यानी कि जैन धर्म ही करेक्ट करना है। तो इस प्रकार आपके लिए ये क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं। जबकि आप सोच रहे होंगे इतना डिटेल की हमें क्या जरूरत है, फ्रेंड्स इतनी डिटेल से ही एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। पहले जैसा नहीं है कि पहले आते थे या हिंदी किस भाषा का शब्द है तो हम फारसी लिख देते, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा, संस्कृत से किस जननी क्या है, संस्कृत ऐसे आते। लेकिन अब नहीं है, अब बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटी छोटी चीजों को हमारे एग्जाम में डालता है। और ये हमको जानकारी ना होने की वजह से हम इनको गलत करके और आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ये पॉइंट में लिखा है। तो फ्रेंड्स ऐसे के ऐसे ही आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं यानी कि टीप सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम अपभ्रंश भाषा के बारे में। तो आप बनी रहिए दोस्तों, आपको ये विश्वास तो हो ही जाना चाहिए अब तक कि मेरी मेहनत का आपको विश्वास हो गया होगा किस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको समझाने में समय, इसको लिखने में भी मुझे समय लगता होगा फ्रेंड्स, तो आप आसानी से समझिए और पढ़िए। थोड़ा इस इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा। तो अभी हम अपभ्रंश के बारे में समझते हैं, अपभ्रंश क्या है। तो दोस्तों ये है हमारी यानी कि पॉइंट नंबर 3 अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का जो समय काल था, टाइम पीरियड, वो था यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो अपभ्रंश यानी कि यह प्राकृत भाषा का सरल रूप है, यानी अपभ्रंश का जो पूर्व अवस्था थी वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, अपभ्रंश के कुछ प्रकार हैं मित्र। क्या है, कुछ प्रकार हैं। नंबर 1 प्रकार है सौर सैनी अपभ्रंश। नंबर 2 पर है अर्धमागधी अपभ्रंश। नंबर 3 पर है मागधी अपभ्रंश। नंबर 4 पर है नागर या पैसाची अपभ्रंश। नंबर 5 है ब्राचड़ अपभ्रंश। नंबर 6 है खश अपभ्रंश। नंबर 7 है ये अभी जुड़ा हुआ जैसे कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो टोटल आपके 7 हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रख लेना है। जैसे कि अपभ्रंश के प्रकार हैं, आपके लिए ऑप्शन दे देंगे जैसे सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, नागर या पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो जो आपके ऑप्शन में यानी इनमें से कोई एक भी दिखे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, वही क्या होगा
अपभ्रंश का प्रकार माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था अपभ्रंश भाषा को लेकर के, यानी कि अपभ्रंश भाषा किसका सरल रूप है, किस भाषा का, तो प्राकृत भाषा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वो है अपभ्रंश के जो प्रकार कितने हैं, यानी कि कितने नहीं पूछेगा, ये सिर्फ ये पूछेगा अपभ्रंश का प्रकार है, और इन 7 में से आपके लिए ऑप्शन में डाल देगा वह एक शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और नागर या पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इन सब में से आपको ऑप्शन में एक देखने के लिए मिलेगा और 3 अन्य होंगे, 3 अन्य ऑप्शन होंगे, तो सिलेक्ट करना है आपको इन, यानी कि जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको 4 5 या 7 हैं, उनमें से सिलेक्ट करना है आपको जो दिया होगा वह। तो मैं आपसे अब ये आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों। मैंने अच्छे से यानी कि बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करी है, एक एक पॉइंट को मैंने आपके लिए कलेक्ट करके इसी स्क्रीन पर, इसी यानी कि वर्ड के माध्यम से आपके लिए शेयर करने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यह समझ में आ ही गया होगा तो फ्रेंड्स अंत में मैं एक बार बोलूंगा आपसे, वो आपका मन है करें या ना करें, तो मैं बोलूंगा अगर आपको ये पढ़ना ठीक लग रहा है तो फ्रेंड्स एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे करके बता देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ, या फिर मतलब मेरी जो भी कमियां हों उसे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं लास्ट में बोलूँगा अगर आपको अपना कमेंट सेक्शन मतलब नहीं खोलोगे, कमेंट सेक्शन में आपके कोई जवाब नहीं आएंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ या बेकार पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप पर टिप्पणी करने लग जाऊंगा मित्र, और कुछ दिन बाद फिर मैं इसको बंद भी कर दूंगा। क्या होगा अगर आपका रिएक्शन ही नहीं होगा तो लास्ट में मैं बोलूंगा अगर आपको यह समझ में आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना मित्र, और अपने मित्रों तक इसको शेयर करते रहना, ताकि वह भी एक बेहतर क्वालिटी के साथ हिंदी बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें। क्योंकि ये आप पैसा दोगे फिर भी इतना नहीं होता, डायरेक्टली वर्णमाला से शुरू हर टीचर करते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इससे पहले तो हिंदी शब्द का इतिहास, देवनागरी लिपि, भाषा वगैरह ये सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये मेरी मेहनत का आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी मेहनत का अंदाजा लगाते हुए हमारी वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी बेहतर हिंदी पढ़ सकें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल है मैथ्स बाय तुलसी रावत, इसको सब्सक्राइब कर लें, और आगे आप के लिए मैं अच्छे से अच्छे टिप के साथ मैथ्स भी इसी चैनल पर करा रहा हूँ। कंप्लीट मैथ्स एंड कंप्लीट हिंदी का जो प्रॉमिस किया उसे पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और अगली आने वाली क्लास में देखेंगे हम भाषा, उपभाषा और बोलियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, सभी खुश रहिए और जम के पढ़ाई करिए, और हर एग्जाम को करेक्ट करने का जो हमारा वायदा है वो पूरा करेंगे। कोई सा भी एग्जाम हो, जम के मेहनत कर रहे हो तो एग्जाम के खोपड़े में छेद करके ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।